दोस्तों, मेरा नाम अभय कुमार है और मैं इस सेमेस्टर में कंपैरेटिव पॉलिटिकल थियरी पढ़ा रहा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में। थीम्स इन कंपैरेटिव पॉलिटिकल थियरी, जो कि बीए प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस में 5th सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। एक दिक्कत बतौर टीचर मैंने ये महसूस किया है कि जो बच्चे ख़ासकर हिंदी मीडियम के होते हैं उनको रीडिंग मटेरियल्स अंग्रेज़ी में, चूँकि सिलेबस के ज़्यादातर मटेरियल्स अंग्रेज़ी में हैं, इसलिए उसको पढ़ नहीं पाते हैं या पढ़ने में उनको दिक्कत होती है। और ज़्यादातर जो मार्केट के जो मटेरियल्स होते हैं कुंजी टाइप का, उसी से उनको पढ़ा दिया जाता है और उनके साथ बहुत ही नाइंसाफ़ी की जाती है। तो इस कमी को दूर करने के लिए मैंने ये प्लान किया है कि मैं जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उस मटेरियल को, जो कि बिल्कुल सिलेबस है, ओरिजिनल सिलेबस है, उसी को मैं हिंदी में उसको समझाने की कोशिश करूँगा, ताकि अंग्रेज़ी के मटेरियल्स जो हैं, जो ओरिजिनल जो राइटिंग्स हैं, जो सिलेबस है, वो हिंदी बच्चों तक पहुँच जाएं। आज जो हम पेपर पढ़ने जा रहे हैं उस पेपर का नाम है थीम्स इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। क्या नाम है उस पेपर का? थीम्स इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। हाँ, और ये पेपर जो है वो आपको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में जो 5th सेमेस्टर हैं, जो बीए पॉलिटिकल साइंस के जो बच्चे हैं उनको पढ़ानी जानी है। वो पढ़ते हैं बीए पॉलिटिकल साइंस प्रोग्राम में, जो 5th सेमेस्टर के जो बच्चे होते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में, उनको ये पेपर पढ़ना है, थीम्स इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। ठीक है, अब आप मुझे ये बात बताइए कि इस पेपर के दौरान, ये जो पेपर है, इसमें क्या हो सकता है, क्या पढ़ने को मिल सकता है, आपको बताइए। मतलब इसमें कितने टर्म्स हुए? 3 टर्म्स हुए ना, 3 शब्द हैं इसके अंदर में, 3 टर्म्स हैं ना इसमें। एक हो गया थीम्स, एक हो गया कंपैरेटिव और एक हो गया पॉलिटिकल थियरी। कोई मुझे ये बता सकता है कि इसका हिंदी में इसको क्या कहेंगे, इसका क्या मतलब होता है? हिंदी, हिंदुस्तानी, उर्दू, किसी में क्या कहेंगे? थीम्स का क्या मतलब होता है? क्या कोई बता पाएगा? बोलिए। क्या कहते हैं थीम्स को? बताइए। अगर आप बोलेंगे नहीं तो कैसे होगा? बताइए, थीम्स का क्या मतलब होता है? सर, विषय। बहुत ही सही, बहुत ही सही आपने कहा। थीम्स का मतलब होता है विषय। विषय का मतलब होता है सब्जेक्ट, मान लीजिए, या जिसको हम कहते हैं मौजू, जिसको ये क्या सब्जेक्ट है, ये क्या विषय है, ये क्या मामला है, मतलब ये जो बोलते हैं ना, आम जबान में बोलते हैं, ये क्या है। ठीक है। और कंपैरेटिव का मतलब क्या हुआ? कोई बता पाएगा? जल्दी जल्दी। तुलनात्मक। बहुत ही सही कहा, तुलनात्मक। तो तुलना का मतलब क्या होता है? तुलना का मतलब कोई बता पाएगा? तुलना मतलब तुलना का मतलब होता है किसी भी 2 चीज में कंपैरिजन करना और कंपैरिजन करके पता लगाना कि कौन सी चीज बेस्ट है। जी, कंपैरिजन का मतलब होता है, तुलना का मतलब होता है कि एक चीज को दूसरे चीज से उसको देखना कि इसमें क्या अच्छाई है, इसमें क्या बुराई है, इससे ये कैसे अलग है, इससे कि ये कैसे जुदा है, इससे कैसे ये डिफरेंट है कि नहीं है। यस सर। अब तो और पॉलिटिकल थियरी का क्या मतलब होता है, बताइए। राजनीतिक सिद्धांत। जी, तो इस सब्जेक्ट का जो ये पेपर है, कंपैरेटिव पॉलिटिकल थियरी का, जो थीम्स इन कंपैरेटिव पॉलिटिकल थियरी मतलब थियरी है, इसका मतलब बहुत ही आसान हो गया कि हम पॉलिटिकल साइंस में राजनीतिक सिद्धांत के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और इस राजनीतिक सिद्धांत में हम
क्या करेंगे, कुछ विषयों को लेंगे। थीम्स जब हमने ले लिया तो कुछ हम विषयों पे चर्चा करेंगे, कुछ विषयों पे चर्चा करेंगे। और जब हम इसको पढ़ेंगे तो हम इसको कंपैरिजन करेंगे, मतलब ये भारत के बारे में भी पढ़ेंगे, तो वेस्ट के बारे में भी पढ़ेंगे, तो एशिया के बारे में भी पढ़ेंगे, तो एक दूसरे से एक कंपैरिजन करेंगे। तो यह बात आपको थोड़ी बहुत बात समझ में आई कि इस पेपर में हमें क्या पढ़ना है? यस सर। कोई बता पाएगा मुझे कि आपको क्या, मतलब इसमें मान लीजिए कि आप लोग कहीं मार्केट में गए और आप किसी होटल में गए और होटल में कुछ आपने शुरू में बोर्ड देखा, तो उसको देख के होता है ना, अंदाजा लग जाता है कि यहाँ पे किस तरह का खाना होगा। जैसे आप पढ़ते हैं ना, ये चाइनीज रेस्टोरेंट है या साउथ इंडियन है, तो आपको लगता है कि चलो यहाँ पे ये ऐसा ऐसा खाना मिलेगा, डोसा मिलेगा। तो उसी तरह जब मैंने थीम्स इन कंपैरेटिव पॉलिटिकल थियरी बताया आपको, तो इसमें आपको क्या लग रहा है आगे क्या क्या पढ़ाया जाएगा, क्या पढ़ने आप लोग जा रहे हैं? कुछ अंदाजा कर सकते हैं, कुछ आप लोग गेस कर सकते हैं? यस सर। एक एक करके बोलिए, एक एक मिनट, हाँ एक एक करके बोलिए। हाँ, कौन बोलेंगे? हाथ उठाइए, कौन बोलेंगे? एक मिनट, ठीक है। हम इस बार बोल रहे हैं अंजलि, आप बोलिए जी। उसके बाद जी। सर इसमें जो हमारी इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स है, एंड सर उसका कंपैरिजन हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स से करेंगे। बहुत सही, अंजलि ने बहुत ही सही कहा कि हम इसमें इंडियन पॉलिटिकल थॉट को, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स का, भारतीय राजनीति में जो विचार हैं उनके साथ हम पश्चिम के जो देश हैं, जो मगरिब के देश हैं, उनके साथ हम उन विचारों को देखेंगे कि उनके विचार और हमारे विचार में क्या मतलब समानताएं हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, क्या डिफरेंस नहीं है, कैसे हम अलग हैं, कैसे एक हैं। जी सरस्वती, आप बोलना चाह रही थी, बोलिए। यस सर, अंजलि ने यही बोल दिया। फिर बोलिए, आपके मुंह से मैं सुनना चाहता हूं ना, आप बोलिए। सर इसमें हम क्या कहते हैं, इंडियन और वेस्टर्न थॉट्स को हम पढ़ेंगे और उन दोनों में तुलना करेंगे कि उनमें क्या विशेषताएं हैं और क्या विषमताएं हैं। सही, सरस्वती ने कहा कि हम इंडियन थिंकर्स को और वेस्टर्न थिंकर्स को कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि दोनों में क्या सिमिलैरिटीज है, दोनों में क्या डिफरेंस है। क्या यह बात सही है कि कुछ गलत है? कोई और बताइए। सर सही है सर। ये किसने? दिव्या ने कहा सही है। दिव्या ने कह दिया तो दिव्या को हम लोग सोच रहे हैं कि ये बना दे, दिव्या को जज बना दे। ठीक है, अब आगे बढ़ा जाए। यस सर। और जो नहीं बोलेंगे उनसे भी उनको भी बोलना है। हाँ, जो बोल दिए हैं तो फिर जो नहीं बोल रहे हैं वो भी बोले। एक सवाल और, अंग्रेजी में ऐसा तो नहीं है कि हिंदी बोलने से किसी को अंग्रेजी बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है? ऐसा कोई छात्र है, कोई स्टूडेंट है? नो सर। नो सर। कोई, सबको समझ में आ रही है अच्छे से, बिल्कुल? यस सर। हाँ, कोई प्रेरणा, किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही है ना हिंदी की वजह से? नो सर। नो सर, ठीक है। So in English, those who can only understand English, I want to repeat it, that themes in comparative political theory is a paper which is taught at BA Political Science program, University of Delhi. This paper is taught at in semester 5th, and we are going to study Indian political thinkers and Western political thinkers, and the method in this paper is comparative. That means the Indian political thinkers and their ideas will be studied in relation with the thinkers of Western political thought. इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स के जो आइडियाज होंगे या वेस्टर्न के होंगे, हम एक दूसरे के रिलेशंस में इसको पढ़ेंगे। ठीक है, यहां तक बिल्कुल क्लियर हो गई बात? यस सर। अच्छा, चलिए अब हम पहली रीडिंग हमारी क्या है, सिलेबस की पहली रीडिंग क्या है, उस पे हम चलते हैं। चलिए, सिलेबस की पहली रीडिंग है ये। क्या कोई इसे पढ़ के बता सकता है मेरे लिए? क्या है उसका नाम, बताइए। यस सर। हाँ सर, पढ़ूं? कंपैरेटिव पॉलिटिकल थ्योरी, what is it good for by फ्रेड, सर ये क्या है? डेलमायर, जो भी है, हम तो पढ़ नहीं पाना। फ्रेड डेलमायर पढ़िए। फ्रेड डेलमायर कंपैरेटिव पॉलिटिकल थ्योरी, हाँ। what is good for in
सभी थिंकर्स आगे। नहीं, देखिए अब मैं एक आपको बता रहा हूं। देखिए ये फ्रेड डेलमेयर जो हैं, अगर उनका नाम हम लोग ठीक से पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि ये हमने कभी नाम इनका सुना नहीं है। फ्रेड डेलमेयर ने एक आर्टिकल लिखा है जिसका नाम है कंपैरेटिव पॉलिटिकल थियरी, व्हाट इज इट गुड फॉर। और सोर्स का मतलब क्या होता है आपको पता है? सोर्स का मतलब होता है कि कहां से आर्टिकल लिया गया है, कहां ये छपा हुआ है। सोर्स का मतलब होता है स्रोत, मतलब उसका क्या। तो ये बेसिकली एक टी सोगीमैन और सीजी नेडरमैन जो थे, उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट इन डायलॉग विथ एशिया, है ना। ये किताब उन्होंने लिखी और इस किताब में उन्होंने इनका ये जो साहब हैं, कौन साहब हैं, जो ये जो है फ्रेड मतलब डोलिमर हैं, इनके इस लेख को उसमें छापा है। और जब किताब का नाम ये है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट इन डायलॉग विथ एशिया, में फ्रेड डोलिमर के ये आर्टिकल छपा हुआ है। आ गई बात समझ में? यस सर। हाँ, तो अब हम इस रीडिंग में, जो पहली रीडिंग है, इसमें हम किसके लेख को पढ़ेंगे? फ्रेड डोलिमेयर के रीडिंग को पढ़ेंगे। आप लिख लीजिए, उसमें ये लिख लीजिए, फ्रेड डोलिमेयर की रीडिंग को हम पढ़ेंगे और उनका आर्टिकल का नाम है कंपैरेटिव पॉलिटिकल थियरी, व्हाट इज इट गुड फॉर, पढ़ेंगे। ये वाली रीडिंग है, देख लीजिए आप लोग। पहला ही अगर आप लोग देख सकते हैं तो देख लीजिए। उल्टा दिख रहा है ना आप लोगों को? नो सर, सीधे नो सर। ठीक है, तो अब देखिए आ रहा है ना, ठीक दिख रहा है ना। यही रीडिंग पढ़नी है और ये रीडिंग बहुत ज्यादा नहीं है, तकरीबन 9 से 10 पेजेस का है, 9 से 10 पेजेस का है। ठीक है, कोई पूछेगा कि ये उनकी लेख कहां छपा हुआ है, तो आप कहना कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट इन डायलॉग विथ एशिया किताब में उनका आर्टिकल छपा हुआ है। ठीक है, यहां तक क्लियर? कोई टेंशन नहीं है अभी तक? नो सर। क्लास ठीक चल रहा है कि बुरा चल रहा है, बताइए। सर बढ़िया। बढ़िया चल रहा है, ठीक है। प्रेरणा जी, ठीक चल रहा है ना क्लास? यस सर। हाँ, तो अब आप लोग देखिए, ये अब हम जितनी भी बातें करेंगे वो सारी की सारी बातें फ्रेड डेलिमेयर के बारे में ही होगी, उनके आर्टिकल के ही बारे में होगी। क्योंकि आज हम पूरे क्लास में इन्हीं के आर्टिकल में, जो इनका मतलब स्टार्टिंग आर्टिकल है, जो शुरू का जो आर्टिकल है, इसी से हम आज सिर्फ बात करेंगे कि हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को क्यों पढ़ें भैया, क्यों पढ़ें, क्यों। जैसे हम लोग बच्चे थे ना, तो मार्केट में जाते थे तो बोलते थे मम्मी चाट खाना है, तो मम्मी कहती थी अभी खाना खा के आए हो, क्यों चाट खाओगे, चलो घर चलो। तो बोलते नहीं चाट खाना है। तो उसी तरह सवाल यह है कि हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को क्यों पढ़ें, नहीं पढ़ेंगे। तो फ्रेड डेलिमर साहब आ रहे हैं, कह रहे नहीं बच्चों, ज्यादा गुस्सा मत हो, हम तुम्हें बताते हैं कि सब्जेक्ट को क्यों पढ़ो, बहुत ही अहम सब्जेक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। बोलिए, तो फ्रेड डेलमियर की बात सुनी जाए कि ना सुनी जाए, कि कहा जाए कि नहीं भाई चलो यहां से? नहीं सर, सुन लेते हैं। हाँ, सुन लेते हैं। ये कह रहे हैं रुको बच्चों, भागो मत यार, सुन लो, कंपैरेटिव पॉलिटिकल थियरी पढ़ो यार, बहुत ही अच्छा है। तो ये बताएंगे आपको कंपैरेटिव पॉलिटिकल थियरी क्यों अच्छा है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। यस सर। हाँ, तो अब जितनी भी बातें मैं बताऊंगा वो फ्रेड डेलिमर की राइटिंग से ही मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, आप मत समझना कि कोई दूसरों की अब मैं बात बताऊंगा। ठीक है, चलिए अब आइए यहां पे। चलिए, क्या लिखा हुआ है, कोई पढ़ के बताएगा? यस सर। पढ़िए। Why do we need comparative political theory or cross cultural inquiry? ठीक है, लिखा है। सबसे पहला सवाल है ना, जैसे आप पूछेंगे ऑथर से, लेखक से, कि भैया व्हाई डू वी नीड कंपैरेटिव पॉलिटिकल थियरी एंड क्रॉस कल्चरल इंक्वायरी, हमको कंपैरेटिव पॉलिटिकल थियरी क्यों पढ़ें भैया, हमें क्या जरूरत है? आप लोग जब मार्केट में जाते हैं तो क्या होता है, कोई आता है ना, मैडम जी ये बैग ले लो, मैडम जी ये बैग ले लो, मैडम जी ये जूते ले लो,
ये ले लो, परफ्यूम ले लो, तो आप क्या बोलते हैं? नहीं भैया नहीं है, छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, माफ कर दो, मुझे नहीं चाहिए। तो उसी तरह से सबसे पहला सवाल ये पूछ रहा है कि भाई पॉलिटिकल कंपैरेटिव पॉलिटिकल थ्योरी क्यों चाहिए भाई, क्या जरूरत है यार, क्या जरूरत है यार। और क्रॉस कल्चरल इंक्वायरी का मतलब आप लोग समझते हैं? क्रॉस कल्चरल इंक्वायरी का मतलब क्या हुआ भाई कि एक जो कल्चर है उसके ऊपर सवाल क्यों उठाए जाए? नहीं नहीं नहीं, क्रॉस कल्चरल इंक्वायरी का मतलब ये हुआ, क्रॉस का मतलब होता है एक दूसरे से संबंधित, एक दूसरे से संबंधित, और कल्चरल का मतलब होता है सांस्कृतिक। आपस में पढ़ना, फिर दो संस्कृतियों की इंक्वायरी एक साथ करना। हाँ, यहाँ इंक्वायरी करने का मतलब पुलिस के डंडे की तरह इंक्वायरी नहीं करना, अरे जानना, बिल्कुल सही है। मतलब एक दूसरी संस्कृति को हम क्यों पढ़ें, एक देश के लोग दूसरे देश की संस्कृति को क्यों पढ़ें, या हम कंपैरिजन की तुलनात्मक राजनीति क्यों पढ़ें? भैया नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, जाओ, नहीं पढ़ना है। तो यहां पे जो ऑथर हैं, ऑथर का नाम क्या है बताइए, बोलिए ऑथर का क्या? फ्रेड डेलमायर। हाँ, तो जो आपका फ्रेड डेलमायर हैं, वो आपके पास आएंगे और कहेंगे अरे 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 यार बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, पढ़ लो तुम लोग। तो आप कहेंगे क्यों पढ़ेंगे? तो उन्होंने कहा कि इसलिए पढ़ेंगे, इट इज एन एंटीडोट टू द वाइड स्प्रेड टॉक ऑफ क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। इट इज एन एंटीडोट टू द वाइड स्प्रेड टॉक ऑफ क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। कोई इस क्लास में बता सकता है क्या कि एंटीडोट का क्या मतलब होता है? कोई बता पाएगा? सर इलाज। ठीक है, और कोई? किसी दवाई को नहीं, बताइए एंटीडोट का मैं। देखिए जब आप लोगों को जब जहर लग जाएगा ना, जहर, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। हाँ, किसी प्रॉब्लम का सर। एंटीडोट का मतलब बेसिकली क्या होता है, अगर किसी के बदन के अंदर में, किसी के शरीर के अंदर में जहर चला जाए, जहर, सुन लीजिए, ठीक है, अगर जहर चला जाए तो जब हम अस्पताल में लेके जाते हैं और जहर को काटने के लिए, जहर से जान बचाने के लिए जो दवा दी जाती है उसी को हम एंटीडोट कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? एंटीडोट। हाँ, तो जब एंटीडोट कहते हैं तो इसका मतलब ही हो जाता है कि समस्या का निदान। क्या होता है इसका मतलब? समस्या का निदान। हाँ, तो कह रहा है कि जब हम कंपैरेटिव पॉलिटिकल थियरी को पढ़ेंगे तो इसमें समस्या का निदान है। तो आप पूछेंगे कौन सी समस्या भाई, कौन सा प्रॉब्लम, किसका तुम निदान करोगे? तो इन्होंने कहा है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की जो बातें आजकल चल रही है दुनिया में, इसका इसमें सॉल्यूशन है। तो आप कहेंगे भैया ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का क्या मतलब है? हमने ये तो सुना है कि अंजलि जो है वो कविता के साथ क्लैश करती है, मुस्कान का क्लास जो है वो आपका प्रेरणा के क्लास से क्लैश हो जाता है, लेकिन एक क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का क्या मतलब हुआ? मुझे कुछ बात समझ में नहीं आ रही है। चलो भाई यहां से निकलो। तो कोई बता पाएगा क्या कि क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का क्या मतलब होता है? आप में से किसी ने कभी क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, आप में से सभ्यता का टकराव। सभ्यता का टकराव, बहुत ही जबरदस्त। तो सभ्यता का टकराव के बारे में, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन के बारे में किसी ने कभी सुना था? कभी आज तक कान में कोई बात सुनी है आज तक? प्रेरणा जी बताइए। नो सर। कभी नहीं सुनी? किसी ने सुनी है सभ्यता का टकराव? डिशुम 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 डिशुम, सभ्यता का डिशुम डिशुम डिशुम। नो सर। किसी ने नहीं सुना? किसने कोई सुना है? यस सर। किसने सुना है? सर जैसे कि अभी पश्चिमी सभ्यता से सर जींस लिया गया था, तो सर इंडिया में बहुत जगह ऐसी थी जहां पर उसका विरोध किया गया। क्या लिया गया था पश्चिमी देशों से? सर जींस। जीन्स का क्या मतलब हुआ? नहीं समझा मैं। सर जीन्स। अच्छा, जीन्स के कपड़े, अरे कपड़े पहनने वाले जीन्स। यस सर। अच्छा ठीक है, और कोई बताइए भाई। क्लास में सबको बोलना है दोस्त, मेरे क्लास में सबको दोस्त। मास्टर मैं ही नहीं हूं, आप लोग भी मेरे मास्टर हैं। बाकी लोग भी सुनो भैया, मैं बहुत हाँ, मुंह से बोलिए, मुंह से। द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन इज ए थेसिस दैट पीपल, नहीं, ये मुंह अपनी जबान में बोलिए, मुंह से बोलिए प्लीज, क्लास में बोलिए, हम टेक्स्ट नहीं पढ़ेंगे।
बोलिए, जिन्होंने भी मैसेज किया पढ़िए तो। चलिए प्लीज मैसेज कर सकते हैं, इमरजेंसी में मैसेज आप कर सकते हैं, जब आपका कोई काम ना करें तब आप मैसेज कीजिए, ऐसे मैसेज मत कीजिए, क्योंकि क्लास में आपको पार्टिसिपेट करना है। और एक बात और मैं बता दूं, मेरे क्लास में जो बच्चे ज्यादा एक्टिव रहेंगे, सवाल पूछेंगे, क्लास में आएंगे, उन बच्चों को मैं ज्यादा मार्क्स दूंगा, थोड़ा ज्यादा मार्क्स दूंगा, क्योंकि क्लास का प्रेजेंटेशंस की भी अहमियत होती है। हाँ, तो इसलिए जरूर क्लास में रहे। जी हाँ, तो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन के बारे में मैं बताना चाहता हूं। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन क्या है? क्या है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन? क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन जो है, इसकी जो मतलब बात कही है, उन्होंने कही है, एक अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, उनका नाम था सैमुअल पी हंटिंगटन। सैमुअल पी हंटिंगटन थे अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट। उन्होंने 1927 में उनकी पैदाइश हुई और 2008 में उनका डेथ हुआ। उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी। इंटरिंग ए न्यू फेज, जो दुनिया की राजनीति है वो एक नए दौर में जा रही है, इन विच the great divisions among humankind and the dominating sources of international conflict will be cultural। जहां पे मानवता के बीच में जो टकराहट के जो बिंदु होंगे वो सांस्कृतिक होंगे। सैमुअल पी हंटिंगटन कह रहे हैं कि दुनिया की जो राजनीतिक है ये एक अगले दौर में जा रही है, एक ऐसे दौर में जा रही है जहां पर इंसानों के बीच में जो टकराहट होगी वो अब होगी सांस्कृतिक आधार पर होगी। और सिविलाइजेशन, द हाईएस्ट कल्चरल ग्रुपिंग्स ऑफ द पीपल आर डिफरेंशिएटेड फ्रॉम ईच अदर बाय रिलीजन, by history, by language and tradition. These divisions are deep and increasing in importance। हंटिंगटन कर रहे हैं कि सभ्यता, जो सभ्यता वो धर्म के आधार पर भी बनी हुई है, बहुत सारी दुनिया में सभ्यताएं हैं, और उन सभ्यताओं को हम धर्म, हम इतिहास, हम भाषा, हम परंपरा के आधार पर उन सभ्यताओं को हम अलग कर सकते हैं। और इन सभ्यताओं के बीच में जो खाई है वो बहुत बढ़ रही है। From Yugoslavia to Middle East to Central Asia, the fault lines of civilization are the battle lines of the future। कह रहे हैं सैमुअल पी हंटिंगटन कि आने वाले दौर में, चाहे वो मिडिल ईस्ट हो, चाहे मिडिल ईस्ट का मतलब आपका वेस्ट एशिया हो, चाहे सेंट्रल एशिया हो, जो लड़ाई के जो मैदान होंगे वो आने वाले दौर में सांस्कृतिक होंगे। इन द इमर्जिंग एरा ऑफ कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट, द यूनाइटेड स्टेट्स मस्ट forge alliances with similar cultures and spread its values wherever possible। With alien civilizations, the West must be accommodating if possible, but confrontational if necessary। In the final analysis, however, all civilizations will have to learn to tolerate each other। और वो कह रहे हैं सैमुअल पी हंटिंगटन कि आने वाले दौर में जो सांस्कृतिक लड़ाई है वो इतनी बढ़ रही है कि पश्चिमी देशों को चाहिए कि वो खबरदार हो जाएं, और जो देश उनके सभ्यता के साथ अपने आप को मिला सकते हैं उनको मिला लें, और जो उनके खिलाफ में हैं उनसे चौकन्ना हो जाएं, क्योंकि आने वाले दौर में जो हैं वो जो लड़ाई जो होगी वो सांस्कृतिक बेसिस पे होगी, वो कोई आइडियोलॉजिकल, वो कोई विचार पर या कोई आर्थिक आधार पर नहीं होगी। तो इस तरह की बात जब सैमुअल पी हंटिंगटन कर रहे हैं तो इससे आपको क्या लग रहा है कि दुनिया करीब आ रही है कि दुनिया दूर चली जा रही है? लोगों में प्यार मोहब्बत बढ़ने वाला है कि झगड़ा बढ़ने वाला है? बोलिए। झगड़ा, लड़ाई होने वाली है। हाँ, क्योंकि अब वेस्ट वाले कहेंगे अरे भाई वेस्ट वाले लोग खबरदार हो जाओ, तुम्हारे खिलाफ लोग लग रहे हैं, फिर इंडिया वाले लोगों को इनमें करके डिसुम 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 होगा हर तरफ में। तो कंपैरेटिव पॉलिटिकल थियरी के साथ क्या है कि नहीं, अगर हम कंपैरेटिव पॉलिटिकल थियरी को समझेंगे, उसको पढ़ेंगे, तो हम विश्व स्तर पे, वर्ल्ड लेवल पे हम झगड़े नहीं करेंगे, हम लोगों के बीच में डायलॉग करेंगे, लोगों के बीच में एक समझौता करेंगे, लोग एक दूसरे को समझ पाएंगे। इसलिए हम लोग को दूसरे कल्चर को समझने की जरूरत है और उनके बारे में समझने की जरूरत है। यहां तक क्लियर हुआ? यस सर। चलिए अब हम आते हैं, अब आप एक बात बताइए कि अगर आपसे पूछा जाए, कोई भी अगर आपसे पूछे कि भैया एक चीज बताओ आप
कि जिंदगी में क्या है, मतलब जिंदगी में जो इंसान को किस चीज को पाने की कोशिश करनी चाहिए जिंदगी में, बताइए। मतलब लाइफ जो है, हम पैदा हुए हैं या हमारा समाज है, हमारी सोसाइटीज हैं, तो जिंदगी जो है, हमारी जो लाइफ है, तो क्या चीज के लिए हमें जिंदा रहना चाहिए, मतलब सबसे बढ़िया चीज क्या है, सबसे बेस्ट वैल्यू क्या है लाइफ में, बताइए बताइए। सर रोटी कपड़ा मकान के लिए जिंदा रहना ठीक है, रोटी कपड़ा मकान के लिए। आप बताइए, सब लोग बताइए इस सवाल का। दिव्या ने कहा रोटी कपड़ा मकान के लिए, ठीक है, और बताइए अंजलि, आप बताइए। सर हमारी बेसिक नीड्स ही पूरी हो जाए सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वही प्रायोरिटी होती है सबकी। अच्छा, अंजलि के मुताबिक बेसिक नीड्स को पूरा होना चाहिए। आगे सर हमें अपने अधिकार पता होने चाहिए। अच्छा, आपने कहा शिवानी अधिकार पता होने चाहिए, हाँ, और सर हमें अपनी नैतिक मूल्यों के लिए जो हमारी फैमिली से मिले हैं, समाज से मिले। अच्छा, आप कह रहे हैं कि हमें अपने नैतिक मूल्यों के लिए जिंदा रहना चाहिए, ठीक है ना, हमें अपने नैतिक मूल्यों के लिए जिंदा रहना चाहिए, ठीक है सर अपने गोल्स अचीव करने के लिए। अच्छा, अपने गोल्स अचीव करने के लिए, ठीक है, गोल्स अचीव करने के लिए। और जो क्लास में नहीं बोलेगा, चुपचाप रहेगा, उनको तो भैया मैं क्या कर सकता हूं, बोलिए प्लीज। देखिए मैं कितनी मेहनत करके आप लोगों के लिए आया हूं, बोलिए, सब कुछ लिख के आया हूं, पढ़ के आया हूं, प्लीज अपने दर्शन दीजिए, कुछ बोलिए, अपने वचन बोलिए। बाकी लोग भी बोले, जो बोल दिए वो नहीं, जो नहीं बोले वो बोले। हाँ देखिए, ज्यादातर लोगों का मानना ये होता है, समझ रहे हैं मेरी बात, ज्यादातर लोगों का मानना ये होता है कि की दुनिया में जो है, जब हम जिंदगी में आए हैं तो सेल्फ इंटरेस्ट से बड़ी कोई चीज नहीं होती है। बहुत लोग मानते हैं सेल्फ इंटरेस्ट से बड़ी कोई चीज नहीं। सेल्फ इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, बताओ। सर हमारी रुचि किस चीज में? नहीं, यहां सिर्फ रुचि की बात नहीं है। सेल्फ इंटरेस्ट का मतलब है अपना फायदा करो भैया, अपना फायदा करो, है ना, खुद की खुशी के लिए नहीं, खुद की खुशी के लिए अपना फायदा करो। अब सिंपल सी बात बता रहे हैं, अरे दुनिया जाए कहीं पर भी अपना होना चाहिए, अपना फायदा होना चाहिए। मतलब नहीं होता है लोग लालची अपने लिए, खुदगर्ज मतलब वो उसको बोलते हैं हिंदी में हम लोग जो बोलते हैं सेल्फिशनेस, जो बोलते हैं सेल्फिशनेस बोलते हैं, सर स्वार्थी। आप लोगों को जो हमारे स्टूडेंट हैं, जिनको मैंने पिछले सेमेस्टर में पढ़ाया था, उनको पढ़ाया था इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ाया था मैंने पिछले सेमेस्टर में। वहां पे मैंने पढ़ाया था रियलिज्म। इंटरनेशनल रिलेशंस में एक थियरी पढ़ाई थी रियलिज्म। तो रियलिज्म में मैंने पढ़ाया था मैकेवली को, मैंने पढ़ाया था हॉब्स को। तो उसमें क्या था, उन लोगों की बातें क्या थी कि अपना इंटरेस्ट सर्वोपरि है, सेल्फ इंटरेस्ट जो है वो सर्वोपरि है ना। अगर हम मोरालिटी में पढ़ेंगे, नैतिकता में पढ़ेंगे और दूसरों के बारे में सोचेंगे, तो दूसरे हमारे बारे में नहीं सोचेंगे और हमारा नुकसान हो जाएगा। हमें अपने बारे में सोचना है ना, अपने बारे में, हर राज्य को अपने बारे में सोचना है, ठीक है। तो उसी तरह से लोग, बहुत ज्यादातर लोग भी, इंसान भी और देश भी सोचता ये है कि भाई हमें अपने बारे में सोचना है, सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में सोचना है। दुनिया कहीं जाए हमें क्या लेना देना, हमें तो अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचना है। अब हम लोग क्या करते हैं, अपने घर से कूड़े को साफ करते हैं और कूड़े को ले जाकर पड़ोसी के घर के सामने फेंक देते हैं कि नहीं फेंक देते हैं? कोई आदमी, नहीं सर। अच्छा, कौन बहुत लोग होते हैं सर, सब नहीं पर बहुत होते हैं। अच्छा, बहुत फेंक देते हैं। फिर लोगों को क्या है, कोई आदमी एक्सीडेंट करके वो चिल्ला रहा है, कह रहा है क्या, चलो 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 चलो, हमें क्या करना है, उनसे क्या लेना देना है। अमीर लोग क्या होता है, इतने पैसे को बर्बाद करते हैं अपने शादी ब्याह पे, और जो गरीब आदमी बाहर जो होता है खाने के लिए मरता रहता है। फिर क्या होता है, युद्ध करते हैं लोग, वार करते हैं लोग, नेता लोग अपने पॉलिटिक्स के लिए वार कर देते हैं, और फिर कितने लोग मारे जाते हैं। कितनी माँ अपनी बेटे को खो देती है, कितनी बहन अपने भाई को खो देती है, कितनी औरतें जो होती हैं अपने पति को खो देती है, कितने बच्चे अपने माता पिता को खो देते हैं। लेकिन ये चलते रहता है, राष्ट्र के नाम पे लड़ाई होनी शुरू है, अरे मुकाबला करेंगे, अरे उनको हम छोड़ेंगे नहीं, यही सब चलता है ना ये सब। यस सर। तो फ्रेड डोलमायर जो हैं, वो बेसिकली क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भैया सेल्फ इंटरेस्ट का जो अप्रोच है वो ठीक नहीं है, वो ठीक है ना। क्यों ठीक नहीं है? अब इसलिए कि अगर हर व्यक्ति अगर अपने इंटरेस्ट के लिए काम करेगा,
और दूसरों के बारे में नहीं सोचेगा, बाहर की चीजों के बारे में नहीं सोचेगा, समाज के बारे में नहीं सोचेगा, आपको दुनिया के बारे में नहीं सोचेगा, ह्यूमैनिटी के बारे में नहीं सोचेगा, इन्वायरमेंट के बारे में नहीं सोचेगा, तो क्या होगा? क्या होगा बताइए? हम जी पाएंगे? आप बताओ, जी पाएंगे? हमने क्या किया? अपने घर में कूड़ा साफ किया, और कूड़ा मतलब अभय ने अपने घर पर कूड़ा साफ किया और ले जाके उन्होंने क्या किया? कोमल के घर पर फेंक दिया। कोमल ने क्या किया? फिर उस सारे कूड़े को लिया और कूड़ा लेकर खुशी के घर पर फेंक दिया। फिर खुशी ने कूड़ा लिया और कूड़ा लेने के बाद किन के घर पे फेंका? दिव्या के घर पे फेंक दिया। फिर दिव्या ने क्या किया? बरखा के घर पे फेंक दिया। फिर बरखा ने क्या किया? किसी और के घर पे फेंक दिया। तो करते करते कूड़ा क्या होगा? बीमारी फैलते जाएगी या बीमारी खत्म होगी? सर फैलती जाएगी। तो फैलती जाएगी। तो हम क्या सोचते हैं? तो इसका मतलब मैसेज यही है, इसका मैसेज ये है कि भैया, इस चीजों का मैसेज ये है मतलब कि सेल्फ इंटरेस्ट में अगर हम पढ़ते हैं तो एक इंसान के जो इंटरेस्ट हैं वो दूसरे इंसान के इंटरेस्ट से टकराते हैं और इस टकराहट में दुनिया चल नहीं पाएगी। इसलिए हमको अपने सेल्फ इंटरेस्ट से आगे के बारे में भी सोचनी पड़ेगी। हमें अपने आप को सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट में ही अपने आप को अंधा नहीं बनाना है। हम मतलब कहने का मतलब है हमें वी शुड नॉट बिकम कंप्लीटली इमर्स्ड इन आवर सेल्फ इंटरेस्ट। कह रहे भाई हमको दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है ना? यहां तक बात समझ में आ गई? जो फ्रेड डोलीमायर जो हैं उन्होंने सेल्फ इंटरेस्ट अप्रोच को क्रिटिसाइज किया है। क्या किया उन्होंने? सेल्फ इंटरेस्ट अप्रोच को क्रिटिसाइज किया है। और क्रिटिसाइज इसलिए किया है, क्यों किया है कि भाई एक का इंटरेस्ट जब दूसरे के इंटरेस्ट से टकराएगा तो इंटरेस्ट टकराते चले जाएंगे और ये जो होगा समाज के लिए ठीक नहीं होगा। ठीक है? अब देखिए फिर क्या हो रहा है। आपको अपनी बातों को सही साबित करने के लिए, अपनी बातों को जस्टिफाई करने के लिए फ्रेड डेलीमायर जो हैं उन्होंने निकोमेकिनियन एथिक्स जो है वो एरिस्टोटल की किताब है उसको उन्होंने ये किया, उसका सहारा लिया है। उन्होंने गीता को सहारा लिया है। उनमें जो कन्फ्यूशियन जो थॉट हैं चाइनास के उसको उन्होंने सहारा लिया है। और 9th सेंचुरी और 10th सेंचुरी के एक बहुत बड़े इस्लामिक स्कॉलर हैं जिनका नाम है अल फराबी, उनकी राइटिंग्स को भी उन्होंने पढ़ा है। और उनको पढ़ने के बाद ये कह रहे हैं कि हमें सेल्फ इंटरेस्ट से दूर होने की जरूरत है और हमें कॉमन गुड के बारे में सोचना है। हमको सबकी भलाई के बारे में सोचना है, हमको कॉमन गुड के बारे में सोचना है। तो जो ऑथर हैं फ्रेड डेलीमोर, उन्होंने किन किन लेखकों का सहारा लिया है बताइए? सर एरिस्टोटल। बिल्कुल सही, एरिस्टोटल का। और गीता के बारे में आप लोग जानते हैं ना? भागवत गीता। हाँ, भागवत गीता में कौन किन को उपदेश दे रहा है? क्या बता पाएंगे? कौन किन को? श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दिया था। हाँ, श्री कृष्ण ने अर्जुन को, हाँ वही उन्होंने ये किया था। आपको श्री कृष्ण जो थे उन्होंने अर्जुन को ये किया है, आपको टीचिंग की है। तो फ्रेड डेलीमोर जो हैं वो सेल्फ इंटरेस्ट को क्रिटिसाइज करने के लिए इन लेखकों की बातों को इस्तेमाल कर रहे हैं। होता है कि नहीं होता है? जैसे आप मान लो कि जैसे आपको कोई झगड़ा करेगा, डिसुम करेगा, मारपीट करेगा, तो आप कहेंगे भाई झगड़ा मत करो। तो कोई कहता अरे आप कौन हो, कहां से आ गए, कहां से, झगड़ा क्यों नहीं करूंगा, मैं करूंगा। तो आप बोलोगे नहीं, दिल मत दुखाओ किसी का, जानवर पर भी दया करो, इंसान से भी प्रेम करो। तो बोलेगा अरे मैडम कहां से आप फिलॉसफी डाल रही हैं? बोला तुम्हें पता नहीं है, भगवान बुद्ध ने भी यही ज्ञान दिया है, जैन धर्म का भी यही ज्ञान है, ईसा मसीह का भी यही ज्ञान है, आपका महात्मा गांधी का भी यही ज्ञान है कि हमें हिंसा के रास्ते पर नहीं चलना चाहिए, हमें लोगों से प्रेम और दया रखनी चाहिए। तो बोला अरे मैडम बहुत फिलॉसफी पढ़ ली है आप, है कि नहीं है? तो हम अपनी बातों को क्या करते हैं, सही साबित करने के लिए हम दूसरे विचारकों की बातों को हम कोट करते हैं कि नहीं कोट करते हैं? सर कोट यस सर। तो अगर आपसे कोई पूछे, समझाने के चक्कर में सर वो हमसे ही लड़ लेते हैं पहले व्यक्ति को छोड़कर। कोई बात नहीं, देखिए लेकिन अब आप लोग आज से फिलोसफर हो गए हैं। आप सब लोग अपने घर पे जाके नाम लिख लीजिएगा।
मेहरू निसा फिलोसोफर, रुखसार त्यागी फिलोसोफर, सरस्वती सिंह फिलोसोफर। आप लोग अपने नाम में दार्शनिक लगा लीजिएगा, ठीक है। आपकी मम्मी हाँ हाँ सर बोलिए। अगर आपकी मम्मी बोलेंगी बेटा रुखसार अंदर आ जाओ, तो बोला मम्मी मैं सिर्फ रुखसार नहीं हूं, मैं फिलोसोफर हूं, मैं दार्शनिक हो चुकी हूं, मैं पूरी दुनिया का ज्ञान ले रही हूं। आप लोग आज बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बोलिए। यस सर। बोलेंगे ना? यस सर। तो फ्रेड डेलीमेर जो है उन्होंने क्या किया है? फ्रेड डेलीमेर ने क्या किया है? एरिस्टोटल के निकोमेनियन एथिक्स को उन्होंने पढ़ा है और उससे बातों को सामने ला रहे हैं, उनका सहारा ले रहे हैं, गीता का भी सहारा ले रहे हैं, कन्फ्यूशियस थॉट का भी सहारा ले रहे हैं, और आपका अल फराबी जो हैं इस्लामिक स्कॉलर है 9th and 10th सेंचुरी में, उनकी किताब जो है फुसूल अल मदनी उसका भी इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गई? यस सर। अब आइए, अब देखिए फ्रेड जो डेलमियर जो हैं वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, किन किन चीजों का क्रिटिसाइज कर रहे हैं? वो कर रहे हैं सेल्फ इंटरेस्ट की क्रिटिसाइज कर रहे हैं। किस चीजों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं? सेल्फ इंटरेस्ट। हाँ, और बताइए अल्टेरियर मोटिव का भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं। कोई बताएगा अल्टेरियर मोटिव का क्या मतलब होता है हिंदी में? बोलिए। बताइए। यहां पे मतलब होता है गुप्त। हेलो, यस सर। अल्टेरियर का सीक्रेट रीजन होता है। हाँ, तो जो होता नहीं है, जैसे अल्टेरियर मोटिव का मतलब होता है जो नहीं होता, छुपा हुआ होता नहीं, जैसे कुछ इरादा कुछ और है और कर कुछ और रहे हैं। नहीं समझ रहे मेरी बात? हाँ जी सर, गुप्त। हाँ, गुप्त। इन चीजों का भी वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं। और ग्रेटिफिकेशन का क्या मतलब होता है आप लोग जानते हैं? ग्रेटिफिकेशन, लाइफ ऑफ ग्रेटिफिकेशन। बताइए बताइए ग्रेटिफिकेशन का क्या मतलब होता है? मतलब मौज मस्ती करना। ग्रेटिफिकेशन का मतलब मौज मस्ती करना, मौज मस्ती करना। नहीं समझ रहे मेरी बात? मौज मस्ती, मौज मस्ती का मतलब बुरे सेंस में। मतलब ऐ नहीं है कि आप गए घर पे चाय बना ली और चाय पी के अच्छा लग रहा है तो मौज मस्ती हुई वाली बात नहीं। मतलब नहीं होता है। लोग, बहुत आदमी भोग विलास में डूब जाते हैं। जी, किसी ने रेज हैंड किया है, बताइए क्या बात है? सर वो काम करना जिससे हमें सेटिस्फैक्शन मिले। हाँ, लेकिन ये निगेटिव सेंस में है। निगेटिव सेंस में है मतलब अपनी इच्छाओं के ऊपर ही, मतलब अपने इच्छाओं का गुलाम बन जाना, सिर्फ मौज मस्ती के लिए जिंदा रहना, है ना? पर्सनल प्लेजर। हाँ, सो मच प्लेजर, खाली प्लेजर ही आप ले रहे हैं लाइफ के अंदर में। और ग्रेजिंग लाइफ, ग्रेजिंग लाइफ का मतलब वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि आप देखते होंगे कि जानवर को जब देखते होंगे कि जहां भी उनको चारा मिल गया वहां वो चारा चरने लगते हैं, है ना कि नहीं? होता है कि नहीं होता है वो? तो वो कह रहे हैं कि जो जिंदगी है, जिस जिंदगी में इंसान खुद के फायदे के लिए काम करे, उसके गुप्त इरादे हों, वो सिर्फ मौज मस्ती कर रहा है, वो फिर इग्नोरेंस का मतलब है कि वो बिल्कुल अंधेरे में पड़ा है। प्रिजुडिस मतलब दूसरों के बारे में गलत सोच बना रखा है बगैर किसी सबूत के दूसरों के बारे में। जैसे मान लीजिए दिल्ली वाले सोचते हैं कि बिहारी बहुत ही गंदे होते हैं, बिहारी सोच रहे हैं कि झारखंड वाले बहुत गंदे होते हैं, इंडियन को कोई और देश का लोग समझ रहा है कि वो बहुत ही गंदे होते हैं, उसको वो सोच रहा है बहुत ही गंदे होता है, ए समझ रहा है बी को गंदा है, बी समझ रहा है ए को गंदा है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो बेसिकली क्या है कि हमें इग्नोरेंस जो है, इग्नोरेंस, मेरी बात सुनिए, इग्नोरेंस जो है इसको भी अंधकारपन या फिर प्रिजुडिस जो है, इससे भी हम लोगों को बचने की जरूरत है, इससे भी बचने की जरूरत है। और फ्रेड डेलमायर जो हैं इसको भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ठीक है? इसको भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं। और आगे क्या कह रहे हैं जी? और फिर फ्रेड डेलमायर क्या कह रहे हैं
कि रोड ब्लॉक से भी हम लोगों को ये करना है, रोड ब्लॉक से भी हम लोगों को बाहर निकलना है। रोड ब्लॉक का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए जब गाड़ी आप चलाते हैं, गाड़ी ड्राइव करने जाते हैं और क्या होगा, किसी वजह से रास्ता बाधित हो जाता है तो आपको कितने परेशानी होती है, अरे यार आगे कैसे बढ़े, पीछे भी जाम पड़े हुआ है ये। तो यहाँ रोड ब्लॉक का मतलब ये रोड ब्लॉक नहीं, मतलब कि कोई कार वाला रोड ब्लॉक नहीं है। यहाँ रोड ब्लॉक का मतलब होता है ना, हम अपनी सोच में बहुत ही तंग नजर हो गए हैं, हो गए कि नहीं हो गए हैं। जैसे मिसाल के तौर पे लोग कहते हैं अरे हिंदी तो हिंदुओं की जबान है और उर्दू मुसलमानों की जबान है। अरे भाई ये क्या बात है, ये कैसी बात है। उर्दू तो उर्दू पढ़नी चाहिए, उर्दू तो कोई भी पढ़ सकता है। अंग्रेजी तो अंग्रेजों की जबान नहीं है, ऐसा तो नहीं है। अच्छा आप बताइए, क्या जलेबी हिंदुओं के लिए जलेबी बनी है, मुसलमानों के लिए जलेबी बनी है, बताइए। सर दोनों के लिए। वो तो खाने की चीज है सबके। हाँ, और उर्दू हिंदुओं की भाषा है कि मुसलमानों की भाषा है, बताइए। मुस्लिम। नहीं नहीं, भाषा किसी की नहीं होती। भाषा तो भाषा है, उसमें किसी कम्युनिटी को तो नहीं कर सकते ना कहीं। हाँ, किसी कम्युनिटीज की भाषा किसी की नहीं होती है, जो पढ़ेगा उसी की भाषा। अच्छा, अगर मुस्लिम की भाषा उर्दू है जैसा कि किसी ने कहा, तो आप एक बात बताइए, तो इंग्लिश किसकी भाषा है, बोलिए। ब्रिटिश, ठीक है। और मोबाइल किसकी गैजेट है, मोबाइल बताइए। इंसानों की। क्यों भाई, मोबाइल की भी जाति निकाल लीजिए, मोबाइल का भी इंडिया में भी मैन्युफैक्चर होता है, हर जगह मैन्युफैक्चर होता है। अब मान लो कि जो लोग मैन्युफैक्चर, लेकिन पहले कहाँ मैन्युफैक्चर हुआ, ज्यादा कहाँ होता है मैन्युफैक्चर, चाइना। तो चाइना, वीवो ओप्पो तो चाइना, तो ठीक है, तो उसको आप चीनी कहोगे, चाइना के। तो उसको चीनी कहोगे आप, नो सर, नो सर। नो सर। नहीं कहेंगे आप। नोट डाउन कर ले थोड़े नोट जो आप पीपीटी पे शो कर रहे हैं। तो वो तो करते रहिए ना, मैं कहाँ मना कर रहा हूं आपको, मैं कहाँ मना कर रहा हूं आप लोगों को। वो तो आप ही के लिए है, आप ही के लिए मैंने मेहनत करके बनाए। वो तो बहुत ही छोटे छोटे हैं, बहुत ज्यादा तो है नहीं। हाँ, तो रोड ब्लॉक्स, यहां रोड ब्लॉक्स का मतलब ये मत समझना आप मेरे दोस्त। हेलो, जी, वो कुछ जी, हेलो। यस सर। हाँ, तो रोड ब्लॉक्स का मतलब ये मत समझना कि रोड कोई कार वाला रोड ब्लॉक। यहाँ रोड ब्लॉक का क्या मतलब हुआ, बताइए। सीमित या संकीर्ण सोच। हाँ, सीमित और संकीर्ण सोच, बहुत ही सीमित और संकीर्ण सोच। ओरिएंटलिज्म का नाम आपने सुना है, ओरिएंटलिज्म का मतलब ये होता है कि वेस्टर्न स्कॉलर लोग, जो वेस्ट के जो स्कॉलर लोग थे, उन्होंने ईस्टर्न सोसाइटी को यानी पूर्वी समाज को अध्ययन किया, और पूर्वी समाज को अध्ययन करते वक्त उन्होंने जो पूर्वी समाज के बारे में ज्ञान को जो पैदा किया, उस ज्ञान में उन्होंने अपना पूर्वाग्रह, अपने प्रिजुडिस को उसमें डाल दिया उन्होंने। तो इसी को एडवर्ड सईद नाम के एक बहुत बड़े स्कॉलर जो हैं, उन्होंने इस फेनोमेना को ओरिएंटलिज्म कहा है। तो आप बताइए, फ्रेड डेलीमेयर जो हैं, वो सेल्फ इंटरेस्ट को अच्छा मान रहे हैं या बुरा मान रहे हैं, बताइए। सर बुरा मान रहे हो, उसकी आलोचना। हाँ, आलोचना कर रहे हैं। वो रोड ब्लॉक और संकीर्ण सोच को सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं? सर गलत कह रहे हैं, क्योंकि हाँ बोलिए, क्योंकि सर कोई भी चीज ना जाति या उसके आधार पर मतलब बांटी नहीं गई है, यहाँ पर सबके लिए समान रूप से दिया गया है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा, और उन्होंने क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन को सही माना है या गलत माना है उन्होंने? सर गलत माना। किसने कहा सही माना है? गलत माना है। उनको क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन को उन्होंने, क्रिटिकल ऑफ का मतलब होता है कि पसंद नहीं करना, उसकी आलोचना करना। वो आलोचना कर रहे हैं इन चीजों का। सेंस ऑफ सुपीरियरिटी जो होती है ना, हम बड़े हैं, इसको भी वो आलोचना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं उसको? सर आलोचना करते हैं उसकी, कि मतलब बड़ापन होना, बड़ापन, अरे मैं बड़ा हूं, अरे तब मैं बड़ा हूं, अरे यूपी वालों के सामने।
वो जाति के ऐसे आधार कास्ट के बेस पे हाँ, कास्ट के बेस पे, धर्म के बेस पे कोई कहता अरे हिंदू बड़े होते हैं, हिंदू, सिर्फ ऐसे मनी के बेस हाँ मानिक, अरे हिंदू बड़े हैं, अरे हमारे पास तो बड़ी मर्सिडीज कार है, तुम लोग तो बिल्कुल गरीब आदमी हो, हट जाओ यहाँ से। फिर लोग कहते हैं अरे हम तो ऊंची जात के हैं, तुम लोग नीची जाति के हो, अरे मैं तो मर्द हूं, मर्द, औरतें तो घर में रहने वाली हैं। तो वो जो बड़ापन जो सोच है, मतलब ये अपने आप को बड़ा समझना, इसकी भी वो कह रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं। फिर वो इंपीरियलिज्म की भी आलोचना कर रहे हैं, जो उपनिवेशवाद है और जो आपका साम्राज्यवाद है उसकी भी वो आलोचना कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि इकोनॉमिक सेल्फ इंटरेस्ट है उसकी भी वो आलोचना कर रहे हैं। और रियलिस्ट पॉलिटिक्स की भी आलोचना कर रहे हैं। रियलिस्ट पॉलिटिक्स हमारे जो साथी लोगों को, जो मैंने पिछले सेमेस्टर में पढ़ाया है, रियलिज्म का मतलब ये हुआ अपना स्वार्थ ही सबसे ऊपर, अपने राज्य का स्वार्थ सबसे ऊपर। तो इसकी भी आलोचना करें, कहीं नहीं, ऐसा नहीं। अगर सब राज्य अपने ही राज्य का स्वार्थ को ऊपर रखेगा तो फिर राज्यों के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, उनके बीच में, सर क्लास हो जाएगा। हाँ, फिर क्लास हो जाएगा, फिर उनके बीच में युद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, वो क्या कर रहे हैं सर, इन चीजों की बुराई कर रहे हैं, इन चीजों की आलोचना कर रहे हैं, और किन चीजों की वो तारीफ कर रहे हैं, किन चीजों को पसंद कर रहे हैं, उनका वो फ्रेड डेलिमर जिन चीजों को पसंद कर रहे हैं, जिन चीजों की वो प्रशंसा कर रहे हैं, उनका नाम है, वो कह रहे हैं गुड लाइफ की बात कर रहे हैं, कंप्लीट गुड लाइफ की बात कर रहे हैं कि हमें कंप्लीट गुड लाइफ की तरफ पढ़ना पड़ेगा, चलना चाहिए। हमें सेल्फ इंटरेस्ट को छोड़ के हमको हाईएस्ट कंप्लीट गुड लाइफ की तरफ चलना चाहिए, हमें वर्चुअस लाइफ की तरफ चलना चाहिए। और यहां पे हो एरिस्टोटल की जो लेखनी है उसका सहारा लेके कहते हैं कि एरिस्टोटल ने जिस तरह से गुड लाइफ के बारे में बात की है उस तरह से हमें गुड लाइफ को अपनाना चाहिए। और हम लोगों को क्या है, ये जो है क्या कह रहे हैं, हम लोग को सेल्फ इंटरेस्ट है, तंग नजरी है, संकीर्ण सोच है, साम्राज्यवादी सोच है, वर्चस्व की जो राजनीति है, जो एक आर्थिक स्वार्थ है, इन लोगों को फेंक देना चाहिए। और हम लोगों को एक वर्चुअस लाइफ, एक कॉमन गुड की तरफ जाना चाहिए। और इसके लिए वो एरिस्टोटल की टीचिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके लिए वो गीता के लेसन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं कि हमें गुड लाइफ की तरफ जाने के लिए हम लोगों को लगातार इसकी तरफ कोशिश करनी चाहिए, हमें लगातार कोशिश करनी चाहिए। कोई एक दिन में गुड लाइफ नहीं बनता है। जैसे आप एक चीज बताइए, जाड़े के मौसम में अगर एक दिन बारिश हो जाएगी तो क्या बरसात आ जाती है? बोलिए। नो सर। अच्छा, और गर्मी के दिन में अगर एक दिन मान लीजिए बारिश हो जाए और ठंडी हवा चलने लगे और आप कंबल में सोने लगे तो क्या अगले दिन से सर्दी आ जाएगी? नो सर। तो उसी तरह एक दिन की अच्छी कोशिश करने से क्या हमारी जिंदगी अच्छी हो जाएगी? एक दिन हम जाएंगे भगवान को पास जाएंगे और भगवान के पास कहेंगे जय भगवान मेरे सारे बुराइयों को दूर कर दो, जय भगवान। अगले दिन ऐसे लोगों को हमने उनका ये किया, लोगों का क्या करने लगा, उनका नुकसान करने लगा, तो क्या समाज अच्छा हो पाएगा? नो सर। तो हम लोगों को लगातार कंटिन्यूअस काम करने की जरूरत है। फिर उन्होंने कन्फ्यूशियस थॉट जो चाइना का है, उन्होंने उसके सहारा लेके कहा कि हमें वर्चुअस कैरेक्टर बनाने के, वर्च्यू पे आधारित कैरेक्टर बनाने की जरूरत है। वर्च्यू का क्या मतलब होता है, कोई बता सकता है हिंदी में वर्च्यू का मतलब? सर धार्मिक, नैतिक हो गया, मतलब यहां नैतिक हो गया, नैतिकता। क्योंकि धार्मिक जब आप कहेंगे तो कहीं ना कहीं कोई इसका धर्म से लेना देना नहीं है ना। जैसे मान लीजिए इस क्लास में कोई हिंदू भी हो सकता है, कोई मुसलमान भी हो सकता है, कोई सिख भी हो सकता है, कोई ईसाई भी हो सकता है, लेकिन हम सब पहले तो इंसान है ना। ऐसा तो नहीं होगा ना। मान लो कि अगर यहाँ पे मेहरून ने अपना जन्मदिन मनाया तो ऐसा थोड़े है कि वो अपने ही जाति धर्म के लोगों को अपने बर्थडे पे बुलाएंगे, सबको बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे? अच्छा, आप लोग अपने जन्मदिन पे मुझे बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे? यस सर। हाँ, बुला लेना, आप लोग बुला लेना, ठीक है। तो उसके अलावा क्या है, मोरल यूनिवर्सल गुड की तरफ बढ़ना है। और हमें डायलॉग करना है, हमें जस्टिस की तरफ बढ़ना है। डायलॉग का मतलब हमें संवाद करना है, हमें एक देश को दूसरे देश की बातों को समझना है, उनको डायलॉग करना है। अब आप बताइए मुझे कि अब यहां पे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का इससे क्या रिलेशन है, बताइए। कंपैरेटिव पॉलिटिकल थ्योरी का क्या रिलेशन है?
सर इसका ऐसे रिलेशन हो सकता है कि अगर हम सर किसी से संवाद करेंगे या हम न्याय की बात करेंगे तो सर हम ये जान पाएंगे कि दूसरे देश का या वेस्टर्न साइड का या इंडियन साइड का सर न्याय सामाजिक जो सत्ता होती है या फिर संवाद करने से, तो सर उनमें क्या अंतर है और क्या मतलब एक जैसी चीजें हैं, बिल्कुल डिफरेंस और क्या इक्वालिटी है। बिल्कुल सही कहा कि अगर हम बात ही नहीं करेंगे तो हमारे अंदर में जो कंफ्यूजन है वो कैसे दूर होगा, कैसे दूर होगा। अगर मान लो कि कॉलेज खुल गया आप लोगों का, और कॉलेज खुलने के बाद नए नए बच्चे आ गए, और नए नए बच्चे के बाद वो लोग नहीं होते हैं बगैर बात के कहते हैं अरे पता है वो एक नई नई लड़की आई है, रोज अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर हैं, दिखने में तो अच्छी ही नहीं है, कितनी बेकार सी लगती है। हम उसके बारे में गलत धारणा बना लेते हैं कि नहीं बना लेते हैं उसके बारे में? लेकिन जेलसी करते हैं, हाँ जेलसी भी करते हैं। और उसी में क्या कभी होगा, कहेंगे अरे सिस्टर क्या आप आएंगी मेरे साथ चाय पियेंगी? ओह थैंक यू वेरी मच। ओके तो आप लोग चाय पियेंगे। ओके मुस्कान वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम जीके एंड यू एंड वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम खेलगा। ओके सो वी लिव सो क्लोज, कैन वी मीट ऑन संडे, वी कैन प्ले टुगेदर या। उसके बाद पता चला एक दिन मुस्कान की तबीयत खराब हो गई, फिर उन्होंने अस्पताल ले गया तो कहा अरे वो तो बहुत ही अच्छी लड़की है। तो बातचीत करने से, डायलॉग करने से हमारे अंदर में पूर्वाग्रह खत्म होते हैं कि बढ़ते हैं? खत्म होते हैं सर। तो तुलनात्मक राजनीतिक में हम राजनीतिक सिद्धांत में एक दूसरे के विचारधारा को और एक दूसरे के फिलोसफर को पढ़ेंगे तो इससे समाज करीब आएगा कि समाज दूर चला जाएगा? सर करीब समाज में क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन बढ़ेंगे कि घटेंगे? घटेगा सर। घटेगा। बहुत सही, आप लोग तो बिल्कुल फर्स्ट डिवीजन पास हो गए आप लोग, बिल्कुल बहुत थैंक यू सर। बहुत अच्छे स्टूडेंट मुझे मिले हैं। मैं तो बहुत खुश हूं भाई, इतने अच्छे स्टूडेंट तो मुझे अभी तक मिले ही नहीं थे। सर सारी टीचर्स हमसे खुश ही होते हैं हमेशा। अच्छा, बहुत अच्छे बच्चे हैं। अच्छा माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छे आप लोग हैं। चलिए अपने जन्मदिन पे जरूर बुलाइएगा मुझे, ठीक है? जी सर। ठीक है जरूर जरूर बुलाइएगा। हाँ और देखिए उसके बाद जो स्कॉलर हैं फ्रेड डेलीमेयर, वो ये भी कह रहे हैं कि देखो कंपैरेटिव पॉलिटिकल थियरी अगर तुमको करनी है तो एक बात का और ख्याल रखना है, हमें डायलॉग, हमें जस्टिस को बढ़ाना है, हमें एक दूसरे के विचारक को समझना है, हमें दूसरे देशों के संबंधों को समझना है, और हमें संकीर्ण मानसिकता को दूर करनी है, हमें सेल्फ इंटरेस्ट को दूर करनी है, और हमें क्या करना है कि हमको स्टेटस को दूर करना है। स्टेटस को का क्या मतलब होता है बताइए, कोई हिंदी में बताएगा स्टेटस को का? बोलिए क्या मतलब होता है स्टेटस को का मतलब? सर जैसे जो ये पर्सन वहां से बिलोंग करता है, इसका स्टेटस वहां का है। नहीं, स्टेटस को का मतलब होता है, स्टेटस को का मतलब होता है कि जो समाज के अंदर में जो स्थिति बनी हुई है, जो हालत बनी हुई है, उसी हालत को बनाए रखना। मिसाल के तौर पे जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लीजिए शाम के 7 बजेंगे, दिव्या, आपके भाई का क्या नाम है? सर ध्रुव। ध्रुव। तो आपके ध्रुव क्या करेंगे, बोलेंगे पापा 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 मैं थोड़ा खेलने जा रहा हूं। तो पापा बोलेंगे बेटे कहां जा रहे हो, 7 बज गया अभी तक, क्या करने जा रहे हो? बोलेगा पापा कुछ नहीं है, वो बगल का जो राजू है ना, उसके घर पे एक नया बैडमिंटन आया, जरा मैं खेल के आ रहा हूं। तो बोला जाओ जाओ बेटा, जाओ बेटा, आ जाना 9 बजे तक आ जाना, मम्मी अच्छा सा खाना बना रही है, पनीर की सब्जी बन रही है। ठीक है, फिर हाँ बेटे दिव्या तुम्हारा क्या है? पापा मैं तो जा रही हूं, अपनी एक दोस्त हैं, मेरी एक दोस्त है रुखसार से मिलने जा रही हूं। अच्छा कहां जा रही हो रुखसार से मिलने? पापा वो जो हमारा कॉलेज है ना, बाजू में ही उसका घर है ना, क्या करने के लिए जा रही हो? पापा उसको एक नया लैपटॉप आया ना, उसको चलाने नहीं आता है, कल उसका पीपीटी बनाना है, थोड़ा मैं हेल्प कर दूंगा। तुम्हें डर नहीं लगता है 7 बजे के बाद लड़कियां घर से बाहर कैसे जाएंगी? तुमको पता नहीं है माहौल ठीक नहीं है। तो कहेंगे लेकिन अभी ध्रुव तो चला गया, आपने उनको नहीं रोका। ध्रुव के तुम बराबर हो गई, तुम्हें पता नहीं है तुम लड़की हो, जाओ घर के अंदर में। तो अब आप बताइए इस हालत, अब ये बातें कल पता चली दिव्या की दोस्त को। अब दिव्या की दोस्त कौन बनेंगी? सरस्वती को पता चली। तो सरस्वती ने कहा क्या हुआ? तो अरे दिव्या कल बहुत रो रही थी, उसके पापा ने उसको शाम को जाने नहीं दिया। ठीक ही तो किया, लड़की होके कहां बाहर जाएगी?
तो सरस्वती ने क्या किया, यथास्थिति को बनाए रखा या यथास्थिति को उन्होंने चैलेंज किया? चैलेंज बनाए किया रखा सर। सर। नहीं सर, चैलेंज किया। बनाए रखा, बनाए रखा, बनाए रखा। और दिया उसका। फिर वो रीतिका के पास गई। अरे रीतिका को पता चला, क्या हुआ, दिव्या कल से रो रही है, फोन भी नहीं आया, फोन भी नहीं। अरे बहन पता है उसके पापा ने कल उसको डांटा था। क्यों डांटा था? अरे वो 7 बजे बगल में उसकी दोस्त है ना, उसके यहाँ लैपटॉप आया था, वो जाने वाली थी, जाने नहीं दिया। अच्छा ये तो बात ठीक नहीं है, चलो अंकल जी से बात करते हैं। आ जाओ बहन, सारी बहनें आ जाओ, शाम को 7 बजे यहाँ पे इकट्ठा हो जाना, पार्क में सब चलेंगे। उसके बाद रुखसार, कोमल, सब प्रेरणा सब जाएंगी और कहेंगे अंकल जी नमस्ते। अरे बेटा तुम लोग क्या करने के लिए आ गए? अरे अंकल जी ये ठीक नहीं है, अब लड़के और लड़कियों में कोई फर्क नहीं है, आपको उनको क्लास भेजनी है, उनको भेजने दो। तो अगर कुछ हो गया तो कुछ हो गया, क्या घर में कुछ नहीं हो सकता है? होने के लिए तो कहीं भी कुछ हो सकता है। और दिव्या भी है, एक इंसान है, लड़ सकती है, अपनी जिंदगी देख सकती है। हाँ बेटी तुमने मेरी आंखें खोल दी, कल से दिव्या जाएगी। जा बेटी 7 बजे तुम घूमने चले जाना। अब आप बताओ, इसने स्टेटस को चैलेंज किया रीतिका ने कि उसको मान लिया? चैलेंज तो कंपैरेटिव पॉलिटिकल थियरी को, स्टेटस को यानी यथास्थिति को चैलेंज करना चाहिए या यथास्थिति को मान लेना चाहिए? सर चैलेंज करना। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अगर आप चैलेंज नहीं करोगे तो समाज बदलेगा कैसे, है कि नहीं है? और इसीलिए कंपैरेटिव पॉलिटिकल थियरी जो करेगा उसको पावर, शक्ति से भी मुकाबला करना पड़ेगा। जो ताकतवर लोग हैं उनके अन्याय के खिलाफ बोलना पड़ेगा। आप मान लो ऐसे गाड़ी चलाते हुए जाओगे, वहां पे क्या होगा, एक छोटा सा कोई बच्चा स्कूल जा रहा होगा। उस बच्चा स्कूल जब जा रहा होगा, आपका काम है उस बच्चे स्कूल को अगर किसी ने बोल दिया ए हटो इधर से, आप वहां गाड़ी रोकें। छोटे बच्चे को क्यों डांट रहे हो? गरीब का बच्चा इसीलिए तुम डांटते हो, तुम लोग अमीर हो। अरे गाड़ी के आगे आ जाता तो थोड़ा धीरे से नहीं चला सकते हो? तुम्हें पता नहीं है स्कूल है? बच्चों को डांटते हो, ये गरीब बच्चे इसीलिए तुम डांटते हो। तो आप लोग ताकतवर लोगों से मुकाबला करेंगे कि नहीं मुकाबला करेंगे? यस सर करेंगे। करेंगे। और डोमिनेंस का क्या मतलब है? डोमिनेंस, रेजिस्ट करने का मतलब होता है मुकाबला करना, और डोमिनेंस का मतलब क्या होता है कि वर्चस्व से मुकाबला करना। जो अपनी मजबूती दिखाएगा उसको विरोध करना उसका। और एक्सप्लॉइटेशन, शोषण के खिलाफ आवाज उठाना। अब आप लोग कहीं अपने दोस्त के घर गए, वहां देखा, अरे क्या बात हुआ, कोई वहां पे एक लेडीज आएंगी, कहेंगे नमस्ते दीदी जी, नमस्ते दीदी जी, मुझे 1000 रुपये दे दो, मेरे बच्चे की तबीयत खराब है। अरे कल ही तो मैं तुम्हें 500 रुपये दी थी, जाओ भागो यहां से। तो आप कहना नहीं, नौकरों के साथ आप इस तरह से नहीं कर सकते हैं। आप उनको, नौकरों के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, आपको उनको पैसे देने होंगे। तो आप लोग शोषण के खिलाफ आवाज उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे? यस सर। सत्ता के खिलाफ आवाज उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे? यस सर। और आप लोग जो वर्चस्ववाद के खिलाफ आवाज उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे? यस सर। तो इसलिए कंपैरेटिव पॉलिटिकल थी। अब देखो, जब ऐसी आवाज उठाएंगी तो कोई आपसे बोलेगा अरे दिव्या आवाज ज्यादा मत उठा, नेता मत बन, ज्यादा नेतागिरी मत कर। हाँ पढ़ने के लिए आइए, चुपचाप पढ़ और यहां से निकल जा डिग्री लेके। मान लो तुम्हारे कॉलेज के कोई टीचर बोल देंगे, कोई ज्यादा यहां पे मत करो नेतागिरी, आए हो चुपचाप पढ़ के निकल जाओ। तो आपको ये कहना है कि देखिए, कभी भी पॉलिटिकल थियरी, कंपैरेटिव पॉलिटिकल थियरी कोई नहीं कर सकता है अगर वो ये हो जाए, न्यूट्रल हो जाए। न्यूट्रल का मतलब है हमें जुल्म के खिलाफ बोलना पड़ेगा, हमें सही को सही कहना पड़ेगा। हम खामोश तमाशाई नहीं हो सकते हैं। आप कहते हैं खामोश हो जाने के लिए, अगर आपके बच्चे को और आपकी बिटिया को कोई अगर डांटे और वहां हम खामोश हो जाए तो आपको कैसा लगेगा? तो उनका दिमाग खराब हो जाएगा, कहेगा तुम लोग जेनू से पढ़ के आए हो क्या? है कि नहीं? तो आप लोग क्या करेंगे, पॉलिटिकल थियरी, जब कंपैरेटिव पॉलिटिकल थियरी करेंगे तो आप लोगों को म्यूट स्पेक्टेटर नहीं बोलना है, खामोश तमाशाई नहीं बनना है, चुपचाप नहीं रहना है। जुल्म के खिलाफ बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे आप लोग? यस सर बोलेंगे। जुल्म के खिलाफ बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? सर बोलेंगे भी और लड़ेंगे। हाँ लड़ेंगे भी। और इसी को बोला जाता है प्रैक्सिस। क्या बोला जाता है इसको? प्रैक्टिस। हाँ, थियरी के साथ प्रैक्सिस की भी जरूरत है। सिर्फ थियरी करेंगे आप तो उसका मतलब हो गया कि हमको कोई मतलब नहीं है। प्रैक्टिस का मतलब होता है कि नहीं, आपको गलत चीजों के खिलाफ भी बोलना है उसके लिए।
तो इसीलिए एरिस्टोटल बोलते हैं कि हैप्पी लाइफ वही है, खुश लाइफ वही है जो एक्शन ओरिएंटेड भी हो, जिस लाइफ में गतिविधि भी हो। गतिविधि का मतलब ये नहीं है कि कार ले जाके किसी को ठोकर मार देना। गतिविधि का मतलब है आपके मोहल्ले में अगर कोई बुराई हो गई उसके खिलाफ बोलना, गलत को गलत कहना, लोगों का साथ देना, एक दूसरे की मदद करना। अब आप लोग क्लास में जो बच्चे ज्यादा जिनके पास रीडिंग नहीं होगी, आप उनकी मदद करेंगे कि नहीं करेंगे? सर जो बच्चों को थोड़े समझने में दिक्कत होगी उनकी मदद करेंगे कि नहीं करेंगे? यस सर करेंगे। ये तो नहीं करेंगे नहीं, नोट्स छुपा लो और एक को फेल करा दो। नहीं सर। नहीं सर, ठीक है। अब देखिए, और फिर के क्या कर रहे हैं कि हमें रोज कलर्ड लेंसेज के साथ दुनिया को नहीं देखनी चाहिए। रोज का क्या मतलब होता है? गुलाब। गुलाब। और कलर का मतलब गुलाबी चश्मे से सबको नहीं देखना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ? सर ये कि सबको एक ही नजर से नहीं देखना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, गुलाबी चश्मे से देखने का मतलब ये हुआ, सबको अलग अलग मत देखो। नहीं नहीं ये भी नहीं हुआ। गुलाबी चश्मे से देखने का मतलब होता है, आपको मैं बताता हूं, गुलाबी चश्मे से देखने का मतलब ये होता है कि गुलाबी चश्मे से देखने का मतलब ये है कि आपको पता है, अब अगर आप मॉल में जाएंगे, मॉल में, और किसी से पूछेंगे, कोई बहुत ही अमीर आदमी से पूछेंगे कि जैसे आजकल आपको पता है आजकल सरसों का तेल 1 लीटर कितने का हो गया है? यस सर बहुत महंगा हो गया। कितना हो गया है? 200, 210। 210। और सिलेंडर गैस कितने का हो गया है? 900। 900 हो गया। तो अगर आप किसी से पूछेंगे ना, अरे 900 हो गया, आपके इलाके में नेताजी आए उनसे आपने पूछा क्यों नहीं, तो आप बोलेंगे ए पागल हो गए हो, 900 हो गया तो क्या हो गया, क्या हो गया, 200 रुपया ज्यादा दे देगा तो क्या हो गया, सरसों का तेल थोड़ा कम खा लो तो क्या हो गया। मतलब कहने का मतलब है कि दुनिया को हमेशा क्या होता है ना, अमीरों के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बात? दुनिया को गरीबों के चश्मे से भी देखना चाहिए। देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? यस सर। मैं आपको बताता हूं, मेरे गांव में मेरी भाभी, खुद की अपनी भाभी, आप यकीन नहीं करेंगे, और मेरे चाचा जो थे, चाचा जी जो मेरे मर गए, एक चाचा जी, आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे गांव से जो छोटा स्टेशन होता है उसकी कीमत, उसकी दूरी होती है 8 किलोमीटर। वो टेम्पू पर नहीं बैठते थे, 2 रुपये या 5 रुपये बचाने के लिए घर पैदल चले जाते थे। कैन यू बिलीव इट? और हमको लगता है कि दुनिया में गरीबी है ही नहीं है। लगता है कि नहीं लगता है? नहीं सर बहुत है कि नहीं है? तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमेशा जो होता है ना, गुलाबी चश्मों से सब कुछ को नहीं देखना चाहिए। गुलाबी चश्मे से देखने का मतलब ये हुआ कि हमको हमेशा अमीरों के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना चाहिए, हमें गरीबों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चाहिए। जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहां है? यस सर यहाँ पे कास्ट करो। तो ये बताइए, गरीबी है कि नहीं है? बोलिए। यस सर। सर है। तो वही कहने का मतलब ये है कि हमें आप हर चीजों को गुलाबी आंखों से नहीं देखना है। क्या है? गुलाबी चश्मा लगा के नहीं देखना। मतलब चश्मे लगाने का मतलब है कि गरीबों के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को देखनी है ना। और दूसरी चीज क्या है यहाँ पे कि उन्होंने गांधी के सत्याग्रह की भी बात की है कि गांधी के सत्याग्रह के रास्ते का भी इस्तेमाल करना होगा। और उन्होंने कहा परसुएशन मतलब बातचीत से, लोगों से बातचीत करके, संवाद करके, एथिकल और मोरल आर्गुमेंट्स के तहत, नैतिकता के आधार पर हमें एक दूसरे के साथ बातचीत करनी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है। यस सर। अब आखिरी पॉइंट ये है कि हम जब किसी भी लेखक को पढ़ते हैं तो हम उनके विचार में अगर कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं तो उनके बारे में भी बात करते हैं। तो कोई पूछेगा कि भाई फ्रेड डेलेमायर्स ने तो बहुत अच्छी अच्छी बातें कही, लेकिन उनके राइटिंग्स के साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं क्या? तो मेरे कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो मैं आपके सामने ये कर रहा हूं। इन्होंने कहा है कि गीता के अंदर में इक्वालिटी की बात कही गई है, लेकिन बहुत सारे जो सोशल जस्टिस आइडियोलॉजी के साथ जो दलित स्कॉलर्स हैं या दलित चिंतक हैं, या वो लोगों को गीता से बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि उनका मानना है कि गीता के अंदर में जात पात और गैर बराबरी को आप बढ़ावा दिया गया। इसके लिए आप अंबेडकर साहब को भी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की राइटिंग को भी आप पढ़ सकते हैं। फिर दूसरी चीज ये है कि फ्रेड डायमायर ये कह रहे हैं कि हमें पूरी दुनिया के जो कल्चर हैं उनके टेक्स्ट को पढ़ना पड़ेगा, उनकी सभ्यता को पढ़ना पड़ेगा।
लेकिन हमें एक बात को ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि अगर हम सिर्फ उस देश के बड़े बड़े ऊंची जातियों के या अमीर लोगों के लिखित ग्रंथ को ही पढ़ेंगे तो हमें समाज में बराबरी नहीं आ सकती। आप समझ रहे हैं मेरी बात, मैं क्या कहना चाहता हूं? यस सर। अब मान लीजिए कि अगर जो आदमी भारत से बाहर है उसको गीता से ज्यादा अहम है कि वो बुद्धिज्म को पढ़े, बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़े। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको जी। और क्या है कि आप कैसे बराबरी लाएंगे और जस्टिस लाएंगे जब आप कौन गरीब है कौन अमीर है, वर्ग के सवाल को, अमीरी गरीबी के सवाल को, इन सारे सवालों को अगर आप नहीं उठाएंगे तो कैसे आप पॉलिटिकल थियरी जो है, कंपैरेटिव पॉलिटिकल थियरी को कर सकते हैं। प्रॉपर्टी पर किसका अधिकार है इसके बारे में भी सवाल उठाना पड़ेगा। कास्ट है, रेस है, जेंडर है, धार्मिक जो भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, इन सब सवालों को भी बहुत ही आपको सीरियसली लेने की जरूरत है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? तो बेसिकली मैं इनके ऊपर, ये मेरे सवाल हैं, हो सकता है कि आपको पसंद हो तो आप उसको पसंद कीजिए, नहीं पसंद हो तो मत कीजिए। आप समझ रहे हैं, मैं आप पे थोप नहीं रहा हूं। ये मैं जब उस टेक्स्ट को पढ़ा तो उनके ऊपर मेरे इतने सवाल पैदा हुए हैं कि अरे भाई, अगर हम क्रॉस कल्चरल अगर डायलॉग करते हैं तो किसी भी टेक्स्ट को तो नहीं उठा सकते हैं ना, हमको वैसे ही टेक्स्ट को उठाना पड़ेगा जिसमें इक्वालिटी की बात हो, इससे उन्हीं को उठाना पड़ेगा। और हमको जब तक हम क्लास के सवाल को नहीं उठाएंगे तब तक कि हमारा कोई, जब तक हम ऑनरशिप की बात नहीं बताएंगे, कौन मजदूर है कौन मालिक है, अगर इसका सवाल नहीं उठाएंगे तो हम जो है न्याय की बात नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली एक आर्टिकल जो है इसमें अगर हम फिर से समराइज करना चाहें अगर आपको, तो इसका समराइजेशन यही है कि ये जो लेखक हैं वो कहना चाह ही रहे हैं कि देखिए, हमें कंपैरेटिव पॉलिटिकल थियरी की जरूरत है, क्योंकि कंपैरेटिव पॉलिटिकल थियरी जो है हमें सेल्फ इंटरेस्ट जो है, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन जो है, हमको डोमिनेंस है, हमको हेजेमनी है, हमको इंपीरियलिज्म है, इन सब चीज़ों से निकलने के लिए एक रास्ता दिखाता है। और हमें दूसरे देशों के बारे में, दूसरे कल्चर के बारे में समझने की ज़रूरत है। हम समझेंगे, डायलॉग करेंगे, डिस्कशन करेंगे तो हम एक बेहतर पोजीशंस में होंगे और हमको पता चलेगा कि जो हम हैं उसके अलावा वही पूरी दुनिया नहीं है, दूसरी दुनिया को भी कुछ ना कुछ सिखाने की जरूरत है, हमें उसे सीखने की जरूरत है और इससे सोसाइटी एक बेहतर जाता है। और यहाँ पे फ्रेड डेलमायर जो हैं एरिस्टोटल की राइटिंग्स को, कन्फ्यूशियस थॉट को, गांधी जी की थॉट्स को, गीता को, और अल-फराबी जो इस्लामिक स्कॉलर हैं, इन सब की राइटिंग्स को पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद एक कहने की कोशिश करते हैं कि हमको एक वर्चुअस लाइफ, एक नैतिकता पे आधारित लाइफ की जरूरत है, हमको एक दूसरे को समझने की जरूरत है, हमको एक एक्शन ओरिएंटेड लाइफ की जरूरत है, हमको एक ऐसी जिंदगी की जरूरत है जिसमें हम बुराइयों के खिलाफ बोलें। और पॉलिटिकल थियरिस्ट जो होगा, जो स्कॉलर होगा, वो सिर्फ चुप नहीं रहेगा, वो गलती के खिलाफ बोलेगा भी और जुल्म और सितम के खिलाफ बोलेगा ही। तो आज का पहला जो चैप्टर है वो हम लोग का खत्म हो गया। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।